डियर स्टूडेंट, आज हम आपको डिज़ाइन करवाएंगे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का। क्या? सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। जैसा कि हम आपको बता दें, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जो होती है वो आपको हम बताए हैं। ये कोई बीम है, न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस से एक कंप्रेसिव जोन है और एक टेंशन जोन है। टेंशन जोन में जब स्टील डाल दिया जाता है तो हमारी क्या होती है? सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होती है। तो हमारी सिंगली रेनफोर्समेंट बीम हो जाएगी। उसके लिए आपको टेंशन जोन में स्टील चाहे एक डालें, दो डालें, तीन डालें, जो भी बार हो, ठीक। कभी कभी यहाँ पे दिया जाता है यहाँ हुक, जैसे मान लीजिए हम रिंग बांधे, यहाँ पे स्टील डाल दिए टेंशन जोन में, और यहाँ इस स्टील को रुकने के लिए या स्टील को इसका विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई जो है दी है। अब हमें तो इतने में कंक्रीट भरनी है पूरे में, तो पूरे में कंक्रीट भरने के लिए स्टील को यहाँ पे रुकना चाहिए। तो इसलिए स्टील को रुकने के लिए कभी कभी यहाँ पे हुक लगा दिया जाता है, क्योंकि इसको यहाँ से रिंग से इसको बांधने के लिए, इसको यहाँ से रिंग गया, इसको यहाँ से रिंग बांधेगा, इसको यहाँ से रिंग बांधेगा। तो वो जो है, आप मत समझ लीजिएगा कि ये डबली रेनफोर्समेंट बीम है। जब यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग सरिया पड़ेगी, स्टील पड़ेगा, तो हमारी ये डबली रेनफोर्समेंट बीम होगी। इसलिए इसको हम अभी सिंगली रेनफोर्समेंट बीम ही कहते हैं। सपोज दैट आप सिंगली रेनफोर्समेंट बीम यही समझिए कि टेंशन जोन में स्टील डाला जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम कि सिंगली रेनफोर्समेंट बीम की डिज़ाइन कैसे करते हैं। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, तो यहाँ पे लिखिए डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब हम बात करते हैं, डिज़ाइन करने के दो तरीके होते हैं। पहला डिज़ाइन करने का तरीका होता है कि हम मान लीजिए आपकी फर्स्ट स्टेप में हम डिज़ाइन करते हैं फर्स्ट स्टेप में जो हम डिज़ाइन करते हैं, इफ़ साइज ऑफ बीम अननोन, if size of beam unknown। दूसरा सिस्टम क्या होता है? if size of beam known। ठीक, तो इस सिस्टम में आपको हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो नोन साइज और अननोन साइज, दोनों के लिए नोन और अननोन साइज की जो बात करते हैं, हवा चल रही है यार, तो इसके लिए अननोन और नोन साइज की जो बात करते हैं, तो आपको अगर हम एक क्वेश्चन पूछें कि आपको इस साइज ऑफ अननोन से बीम की डिज़ाइन करने में आसानी होगी या साइज ऑफ बीम नोन साइज में आपको डिज़ाइन करने में आसानी होगी, तो आप ये समझ लीजिए कि जो अननोन साइज़ है, इफ़ साइज ऑफ बीम अननोन, इसकी इस तरह से आप अगर डिज़ाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे, और साइज ऑफ बीम तो अगर करेंगे तो वो टिपिकल होता है। अब हम बता दें आपको कि जैसे मान लीजिए आपको एक कमरे का डिज़ाइन करने के लिए दे दिया जाए, तो आप उसी कमरे में ही बैठ करके जो है ऑनलाइन किसी चीज़ को देख के, या तो किसी किताब से या किसी बुक से या किसी भी तरह से आप सिस्टम बनाएंगे, फिर आप डिज़ाइन करेंगे। लेकिन
अगर आपको बाहर कर दिया जाए रिसर्च करने के लिए, बाहर जांच पड़ताल करने के बाद, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट करने के बाद आपको कोई चीज़ पता ना हो और उसके बाद जानकारी इकट्ठा करके आपको डिज़ाइन करना हो, तो अच्छी और बेस्ट क्वालिटी की आप बीम की डिज़ाइन करेंगे, चाहे रूम की डिज़ाइन करेंगे। इसलिए अननोन साइज़ में हम बीम की डिज़ाइन बहुत ही गुड क्वालिटी देते हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी होती है। और साइज़ ऑफ बीम की जो साइज़ पता होती है, उसके लिए हमें जब साइज़ पता रहेगी तो हम किसी तरह से किसी भी स्ट्रक्चर को, उसमें क्या कमी हो रही है, क्या अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम किसी चीज़ को रिसर्च करते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीका दे पाते हैं। तो ठीक है, आइए बात करते हैं अननोन वैल्यू और नोन वैल्यू। जब हम इस साइज़ ऑफ बीम अननोन वैल्यू की बात करते हैं तो हमें क्या क्या दिया रहता है, और नोन साइज़ में क्या क्या हमें निकालना रहता है, और अननोन साइज़ में क्या निकालना रहता है। तो देखिए, सही दिख रहा है। अननोन वैल्यूज़ में पहला क्या है, बेंडिंग मोमेंट, दूसरा क्या है FCK, और तीसरा क्या है आपका AST या FY। अब हम बात करते हैं, आपको FCK क्या होता है, ए ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इतना ही लिखेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की ये अभिलाक्षणिक सामर्थ्य दर्शाता है। और FY जो होता है, ये ग्रेड ऑफ स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दर्शाता है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं कि हमें तो ये अननोन वैल्यूज़ में दे दिया, लेकिन नोन वैल्यूज़ में क्या देता है। नोन वैल्यूज़ में देखें, नोन वैल्यूज़ में हमारा B दे देगा फर्स्ट में, जो हमें ज्ञात रहेगा, और कैपिटल D और स्मॉल d, और तीसरा क्या दे देगा, AST। AST आप जानते हैं टोटल स्टील का क्षेत्रफल, B क्या होती है, टोटल चौड़ाई होती है, और D क्या होती है, टोटल डेप्थ बीम की, और स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमें डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन क्या करना है, किसी भी बीम को, अगर मान लीजिए हमारा बैलेंस सेक्शन है, यानी स्टील में भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कंक्रीट में भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल और तनन प्रतिबल दोनों समान रूप से पहुंचते हैं, तो हमारा बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। तो हम पहले करते हैं डिज़ाइन ऑफ बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन इसमें क्वेश्चन में दे देगा कि आपको एक बैलेंस सेक्शन बनाना है या आपको एक बैलेंस सेक्शन बनना चाहिए। तो आपको बैलेंस सेक्शन बनने के लिए देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, दे दिया बैलेंस सेक्शन के लिए बीम की डिज़ाइन करिए। बात को हमारे समझिएगा, पहला आपको दे देगा, इसमें ऑप्शन भी देगा कि आप बैलेंस सेक्शन के लिए बीम की डिज़ाइन करिए। तो आप बैलेंस सेक्शन के लिए जब बीम की डिज़ाइन करेगा तो आपको तुरंत दे देना चाहिए कि बैलेंस सेक्शन है। जब हमारा बैलेंस सेक्शन होगा तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे एक्स ए इक्वल टू एक्स सी। एक्स ए और एक्स सी आपको बताना नहीं है, क्योंकि
एक्स ए और एक्स सी आपको पहले से ही ज्ञात है, हम बता चुके हैं कि ए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है और सी जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक ना। तो आप चलते हैं फॉर एम आर, फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट तो पता ही होगा। और अब हम जब बात करते हैं एक्स ए इक्वल टू एक्स सी है, तो चाहे एक्स ए मान लेते हैं चाहे एक्स सी मान लेते हैं, तो सी ए का मतलब क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्स। चाहे आप एक्स सी लिखिए, यहाँ पे लिखिए सी ए, चाहे सी ए लिखिए चाहे सी सी लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इस एक्स ए के बराबर एक्स सी मान लिए हैं, तो इसलिए हम एक्स ए हम सी ए मान लेते हैं। तो सी ए का क्या मतलब है, कंप्रेसिव, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, कंप्रेसिव जोन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, कंप्रेसिव जोन के लिए रहेगा। तो ये हो गया सी ए। अब इसमें एक प्रतिबल भी लगेगा, सिग्मा सी बी सी, जो कंक्रीट में प्रतिबल है। चलो स्ट्रेस लिखते हैं, स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक दिख रहा सही। अब हम बात करते हैं टीए, टेंशन जोन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ टीए लिखने का मतलब है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किस में है, टेंशन जोन में है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिग्मा एस टी, इसको लिखेंगे स्ट्रेसेस इन स्टील, ठीक है। तो आपकी ये हो गई ये चीज़। अब हम क्या करते हैं, आपको हम बता देना चाहते हैं कि अगर हम बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट करें यानी इक्वल करें, तो बी एम बराबर एम आर लिख सकते हैं, इक्वेट वी एम इक्वल टू एम आर। देखिए बेंडिंग मोमेंट है जो कि बीम के लोड के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी गुण उपजेगा। तो जब हमारा बैलेंस सेक्शन है, तो जितना हमारा लोड के कारण मोमेंट उपजेगा, जितना हमारा लोड के कारण मोमेंट होगा, उतना ही रेजिस्टेंस मोमेंट भी होगा। इसलिए हम एम आर की जगह, इसलिए हम बेंडिंग मोमेंट की जगह एम आर रख सकते हैं। जब दोनों चीज़ बराबर हैं, यानी मोमेंट और प्रतिरोधी गुण दोनों चीज़ जब बराबर हैं, तो बी एम बराबर हम एम आर रख सकते हैं। एक बार हमारी बात को फिर आप ध्यान दीजिएगा, बी एम जो होता है लोड लगने के बाद बीम को क्रिपलिंग करता है, यानी बीम को बैलेंस सेक्शन से असुरक्षित करता है, उसमें दरारें डालने की कोशिश करता है। लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो बीम को अपने संतुलन की अवस्था में ही रहने की कोशिश करता है। तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट का प्रतिरोधी गुण जो होता है एम आर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट, ठीक ना। तो यहाँ से हम बी एम इक्वल टू एम आर रख देंगे। अब हम आपको चलते हैं, आप कंक्रीट जोन में चलिए, कंक्रीट जोन की बात करते हैं। तो अगर हम कंक्रीट जोन में चलते हैं, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि कंक्रीट जोन में अगर चलेंगे, तो कंक्रीट जोन के लिए मान लीजिए एम आर यहाँ रख दीजिए, एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स ए रख दीजिए या सी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स सी भी रख सकते हैं, एक्स ए रखते हैं तो हम एक्स सी लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंक्रीट के लिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं। हम जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ले रहे हैं वो कंक्रीट में ले रहे हैं। यहाँ आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ एक्स ए इक्वल टू एक्स सी पहले से ही है, इसलिए एम आर बराबर आपको बी एक्स सी, हम यहाँ कंक्रीट के लिए बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं। तो बी एक्स सी यहाँ सिग्मा सी बी सी होता है और बाई 2 होता है, और यहाँ डी माइनस एक्स सी बाई
3 होता है। ठीक, अच्छा अब हम एम आर को यहीं पे रहने दीजिए, यहाँ लिखिए बी एक्स सी की। आपको पता होगा कि हम यहाँ आपको पढ़ाए थे एक्स सी इक्वल टू के इंटू डी होता है। आपको हम क्लासरूम में भली भांति बता चुके हैं। तो के इंटू यहाँ डी लिख दीजिए, सिग्मा सी बी सी बाई 2 कर दीजिए, यहाँ डी माइनस के इंटू डी कर दीजिए और यहाँ बाई 3 कर दीजिए। अच्छा अब यहाँ से हम बी के डी इंटू सिग्मा सी बी सी डी को बाहर ले लीजिए, इक्वल टू बी के डी बी के डी सिग्मा सी बी सी, यहाँ जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ डी हो जाएगा, लिख दिए डी, और उसके बाद 1 माइनस के बाई 3 हो जाएगा। अब एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि 1 माइनस के बाई 3 ये भी हम बता चुके हैं, लीवर आर्म होता है जिसको जे से प्रदर्शित किया जाता है। लीवर आर्म आपको अच्छी तरह से पता है, जो किसी चीज़ को उठाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस के बाई 3 इक्वल टू कैपिटल जे, ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस के बराबर बाई 3। अब हम अगले बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम एम आर बराबर क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा आया था बी इंटू के डी स्क्वायर सिग्मा सी बी सी बाई 2 1 माइनस के बाई 3। तो एम आर बराबर क्या हो गया, बी के डी स्क्वायर सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू जे, ठीक ना। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सिग्मा सी बी डी स्क्वायर इंटू के सिग्मा सी बी सी के सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू जे, इसके बराबर हम क्यू लगते हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ क्यू बी डी स्क्वायर इक्वल टू एम आर, ठीक ना। अब हम डी स्क्वायर बराबर लिखते हैं एम आर अपॉन क्यू बी। अब डी बराबर लिख देंगे यहाँ पे एम आर इक्वल टू क्यू बी अंडर रूट। ये हमारा आ गया बीम की इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है क्यू से, आप उस तरह से आप किसी चीज़ का ना इसका वैल्यू हो जाती है, क्यू का मान एक रख दिया जाता है के सी सिग्मा सी बी सी बाई 2 इंटू जे करके, तो इसका वैल्यू आ जाती है। ये सब आपको के दिया रहेगा, के आपको निकालना है। तो ये चीज़ आप क्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे के भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, तो इस तरह से क्यू भी एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरह से हम डी का वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट एम आर इंटू क्यू बी, समीकरण 1। इतना ही वीडियो अपलोड हो पाएगी।